सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका एग्ज़ाम वट में। और एग्ज़ाम वट के साथ साथ आज हम बैठे हैं वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उसी का आपको प्रांगण दिख रहा होगा, पीछे एडमिन ब्लॉक है हमारे जस्ट पीछे। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि आप दिल्ली में हैं और जेएनयू में है तो आप दिल्ली में नहीं है कम से कम, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा पॉल्यूशन रिलेटेड इशू रहता है। खैर उस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आज इस वीडियो का जो उद्देश्य है उस पर चर्चा कर लूँ मैं। हमारे साथ उपस्थित हैं गौरव जी। गौरव इस समय जेएनयू के संस्कृत सेंटर से अपना बीएससी एमएससी आयुर्वेद बायोलॉजी का जो पहला बैच था उसके विद्यार्थी रहे हैं, मेरे भी विद्यार्थी रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात करूं तो बीएससी एमएससी जो हमारे जेएनयू के पूर्व वीसी थे मामी डाला जगदीश कुमार, जो अभी वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन हैं, उनके दिमाग की उपज थी ये कोर्स। और ये कोर्स कैसा है, कितना इनोवेटिव वे में जा रहा है। और मैं कहूँ तो जेएनयू के अंदर अगर इस समय यूजी के लिए कोई साइंस के फील्ड में बेस्ट कोर्स है तो वो है बीएससी एमएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसके हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे, कैसे तैयारी करनी होती है, क्या उसका एकेडमिक में क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस क्या रहता है अंदर, जब एकेडमिक्स में जाते हैं तो फ्यूचर उसका क्या स्कोप क्या है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो गौरव, स्वागत है आपका। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। तो सबसे पहले तो गुरुजी को मेरा प्रणाम। इन्हीं की कृपा से आज हम जेएनयू में हैं। और जैसा गुरुजी ने बताया कि ये हमारा जो कोर्स है बीएससी एमएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी का, ये सबसे इनोवेटिव कोर्स है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। जहाँ तक कि और कोर्सेज़ का सवाल है जेएनयू में, जैसे लैंग्वेज के कोर्सेज़ हो गए या साइंस के कोर्सेज़ हो गए, एक समय के बाद आप साइंस ले रहे हो, साइंस ही साइंस पढ़ रहे हो, लैंग्वेज ले रहे हो, आप लैंग्वेज ही पढ़ रहे हो। बट ये आयुर्वेदा का जो कोर्स है ना, ये बहुत इनोवेटिव है। इसमें संस्कृत भी है, कंप्यूटर्स भी है, जो कि आगे धीरे धीरे डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। और इसमें जो है साथ ही साथ में आयुर्वेद के भी सब्जेक्ट चलते हैं, मॉडर्न बायोलॉजी भी चलती है। तो गौरव, सवाल मेरा पहला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स फील्ड से आते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, ये कोर्स जितना मुझे इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स के अंदर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका साइंस बैकग्राउंड होना कंपलसरी है अप्लाई करने के लिए, खासकर क्योंकि पढ़ना तो साइंस है ही फाइनली। लेकिन यहाँ पे अगर एक आर्ट्स का स्टूडेंट अप्लाई करता है, साइंस वालों के लिए चलिए ईजी रहेगा, लेकिन आर्ट्स वाले के लिए क्या संभावनाएँ हैं इस कोर्स में? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि पिछले बार के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से और उसके पिछले बार के भी प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कोई भी किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं थी 2021 तक वाले में। कोई भी आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप 12th पास होने चाहिए तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। रहा सवाल कि आर्ट्स वालों या कॉमर्स वालों को सोच रहे होंगे कि हमने तो साइंसेस पढ़ी नहीं है तो हम फिर कैसे करेंगे। तो आप जब फर्स्ट सेम में यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको रिमेडियल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिससे आपको साइंसेज में ट्रांजिशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके लिए वही स्कोप रहेगा जो स्कोप यहाँ के और भी स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो अगला जो क्वेश्चन है मेरे मन में गौरव, वो ये है कि चलिए ठीक है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना 12th कर लिया, मैं साइंस आर्ट्स किसी भी बैकग्राउंड से हूँ, अब मुझे करना है एंट्रेंस का प्रिपरेशन। तो ऐसा क्या पढ़ूं जिससे मैं इसमें, पहले तो मुझे आउटलाइन बता दें कोर्स का क्या रहता है, कितनी सीट्स होती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि देखो तैयारी जो करनी है उसमें सिलेबस कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें पढ़ के बहुत आसानी से हम लोग बीएससी एमएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी का जो कोर्स है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो कि एक बेहतरीन कोर्स है यूनिवर्सिटी में, उसे हम क्रैक कर सकते हैं, उसका एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। सीट्स आई थिंक 20 या 21 सीट्स हैं जी, ठीक है। कम सीटों पर सिलेक्शन लेना ये अपने आप में एक टास्क होता है। तो ऐसा क्या एक बेस्ट वे हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए कि हाँ मैं इस चीज़ को पढ़ के इस कोर्स में बहुत आसानी से कवर, मतलब बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन बुक्स वगैरह क्या कंटेंट रहता है उसके ऊपर हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं। जी देखिए, आपके व्यूअर्स को और बाकी स्टूडेंट्स को हम ये बताना चाहते हैं कि इस कोर्स में 20 सीट्स होती हैं। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 20 सीट्स हैं। ये 20 सीट्स देखने में कम लग रही होंगी, लेकिन जो अच्छे से तैयारी करेगा उसके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको फिर जो फ्रेशर्स वर्सेज रिपीटर्स वाले में है। और हम आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हैं कि हमारी जो, हम तो खुद रिपीटर थे, हमने 2 साल से ज़्यादा हमारा गैप था नीट की प्रिपरेशन करते करते, तो हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट, एक ही 2 सीट अवेलेबल थी। बट हमने फिर भी उतना माइंड नहीं किया, बस आप पढ़ाई के ऊपर में ध्यान दें तो आपके लिए ये जो है बहुत आसान हो जाएगा। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या है, जैसा नेम सजेस्ट करता है आयुर्वेदा बायोलॉजी, तो थोड़ा थोड़ा आपको आयुर्वेदा के बारे में बेसिक जो जानकारी होती है पहले आप वो समझना कि आयुर्वेदा क्या है नहीं है। फिर बायोलॉजिकल साइंसेज जो होती हैं आपकी, जो +2 की बायोलॉजी चलती है एनसीईआरटी वाली सिलेबस, उसको आप अच्छे से कमांड कर लेना। बायोलॉजी सबसे मेन होती है। रही सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो जेनेरिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं एग्जाम लेने वाले कि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले नहीं बैठ रहे हैं, इसमें हो सकता है आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी आपको अच्छी करनी है, साथ ही साथ में 40 क्वेश्चन संस्कृत के और लगभग 50-60 क्वेश्चन साइंसेज के रहते हैं। तो संस्कृत वाली पोर्शन आपको अच्छे से कवर करनी होगी +2 लेवल तक में, जो बेसिक संस्कृत होती है, क्योंकि संस्कृत यहाँ पे आपका
मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। बायोलॉजी तो सब कर देते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल है, जैसा आपने कहा कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, 2 ईयर का गैप था, तो नीट की प्रिपरेशन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं जो लैंग्वेज पढ़ने आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज चुनने की अपेक्षा अगर बीएससी आयुर्वेदा की तरफ मुड़े, तो मुझे लगता है कि जो नीट एस्पिरेंट है जिसका उधर नीट में नहीं हो पाया, वो जेएनयू अगर आना चाहता है, तो उसके लिए क्या बेहतर एडवाइस होगी फ्रॉम योर साइड? देखिए, लैंग्वेज का इंटरेस्ट हमने भी दिया था, फ्रेंच और जर्मन दोनों में हमने क्वालिफाई किया था। और बात रहे कि ये बीएससी आयुर्वेदा इंटरेस्ट भी हमने दिया था, तो हमारे अपना पर्सनली मानना है कि सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हम जिस फील्ड में हम जाना चाहते थे उसी से अलाइंड में हम कुछ करें। तो बीएससी इसके लिए आपको अगला ये अच्छा ऑप्शन है। और जो हमारे जो कोर्स इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि तीसरे ईयर में आपके पास में एक सेकंड यहाँ से जेएनयू में बैठे तो प्लेन जा रही है, तो ये समस्या आपको भी आएगी थोड़ी सी। जेएनयू में यहाँ पर दिन भर प्लेन जाते रहती है, तो आप बने रहिएगा इसमें। आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे थे, डॉक्टर बनने का मन था कभी ना कभी, तो अगर आप अचानक से कुछ और करने लगेंगे, उससे बेहतर है कि आप एक बार आपकी जो अपनी स्किल जो आपने डेवलप की है उन 2 सालों में, उसको अप्लाई करके यहाँ का इंट्रेंस दें। ये कोर्स जो है ये आपको लैंग्वेज सीखने का ही मौका देगा। तीसरे ईयर में जाके आप लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल के लिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज चुन लेते हैं, रशियन चुन लें या कोई भाषा चुन लें, इर्द गिर्द आपकी उस भाषा की घूमेगी, बहुत ज़्यादा तो आप ऑप्शनल में कुछ पढ़ पाएंगे। सिंपल सा फंडा ये है गौरव कि लैंग्वेज अगर आप चुनते हैं और आप एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और आपका इंटरेस्ट है अगर साइंस में, तो आप बीएससी एमएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी में आके कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं जी। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी सुना है आपके सेंटर के बारे में कि आपके कुछ प्रोफेसर्स वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से आपको क्लासेस देते हैं, जो कि अदर लाइक लैंग्वेज एक बहुत ही मैं कहूँ कि नैरो टाइप हो जाता है कि आप कुछ नया नहीं कर सकते उसमें। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि इनोवेशंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, मतलब केवल बीएससी नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको जेएनयू का जो इनोवेशन सेल है वो आपको सपोर्ट कर रहा है अपना स्टार्टअप्स डेवलप करने के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये हमारा जो कोर्स अभी करेंटली चल रहा है, ये संस्कृत एवं प्राच्य विद्या संस्थान SSIS में चल रहा है। तो शुरुआत में हम लोग को भी इनहिबिशन थी कि SSIS में कोर्स क्यों चल रहा है जैसा हम लोग को होता है, बट SSIS से बेटर इसके लिए कोई सेंटर नहीं है। इस सेंटर में हमारे साथ में जुड़ने वाले वर्ल्ड रिनॉट प्रोफेसर्स भी होते हैं, जो कि अभी फॉरेन फैकल्टी भी है, यूएसए में फैकल्टी है। डॉक्टर बलराम सिंह, वो भी हमारे कोर्स के साथ में जुड़े हैं हमारे। वो किस यूनिवर्सिटी में? वो डार्टमाउथ MA में है, मैसाचुसेट्स में। MIT डार्टमाउथ, ठीक है। तो उससे जुड़े, और प्लस उनके बाद में उनकी अपनी इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे चलती है, और भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी जो कि वर्ल्ड रिनॉन्ड है वो हमसे जुड़ते हैं। और आपका आयुर्वेदा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में से समय समय पर फैकल्टी इस कोर्स के साथ में आपको जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप जैसे हमारा एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट चलेगा, तो आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी स्कूल वाले और भी जो अदर स्कूल है जेएनयू के, तो वहाँ के भी प्रोफेसर्स वगैरह पढ़ाएंगे। और AICF जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है वो तो जेएनयू का अपना है ही, उसके अंतर्गत भी हम लोग को यहाँ पे फंडिंग वगैरह मिलती है अगर आप कुछ स्टार्टअप वगैरह पे काम करना चाहो। और सबसे बड़ी बात है MSc कोर्स में जाने के बाद में आपको एक या तो स्टार्टअप या तो रिसर्च में आपको ये इंक्यूबेट करने में हेल्प करेगी ये, इस कोर्स के तहत। है कि इसे करने के बाद एक आप मतलब एक बहुत अच्छा हाइब्रिड मॉडल है जिसके अंदर आपको टैक्स से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड और मैं कहूँ कि साइंस से रिलेटेड तीनों चीज़ों का एक बेहतरीन कम्बिनेशन है, जिसमें आयुर्वेदा भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, टैक भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और आपको संस्कृत से रिलेटेड चीज़ों में भी जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो चलिए मान लो स्टार्टअप डेवलप कर लिया किसी ने, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट तो स्टार्टअप भी डेवलप नहीं कर पाएगा जी। अब अगर स्टार्टअप डेवलप कर लिया मैंने और नहीं कर पाया अगर, तो नहीं करने की अगर मैं परिप्रेक्ष्य में देखूँ तो फिर ये कोर्स मुझे कितना हेल्प करेगा? देखिए, सब जैसा आपने बोला, सबको ही तो एंटरप्रेन्योर उनका माइंडसेट होता नहीं ना, कैपेबिलिटी होती है। सबको ही आपके तरह एग्जाम वेट चैनल को ऐसा कुछ नहीं है वो कर नहीं सकते। लेकिन बात रही कि अगर आप नहीं भी करो तो आपके पास में MSc डिग्री रहेगी एक उच्च शिक्षण संस्थान से, और इससे बेहतरीन तो कोई संस्थान है नहीं हमारे हिंदुस्तान में। सुना है कि इंडिया के अंदर UG लेवल पे इंडिया का पहला कोर्स है। जी हाँ, UG लेवल पे BSc आयुर्वेदा का ये पहला कोर्स है। देखिए, आज के पहले आयुर्वेदा में एक सब्जेक्ट चलता था BA में, जिससे डॉक्टर बनते थे। इस कोर्स में पहले सब एक्सपीरियंस को क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये डॉक्टरी का कोर्स नहीं है, इसमें आपको डॉक्टर की डिग्री नहीं है मिलेगी। ये आपको रिसर्च के लिए रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। इससे आप रिसर्च कंपनी में जा सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। आयुर्वेदा कंपनी में आप लग सकते हैं, R&D वहाँ पे डिपार्टमेंट होती है हर कंपनी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप उसमें लग सकते हैं। आप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसमें आगे जा करके अगर आप PhD वगैरह करें तो उसमें आयुर्वेदा में कॉलेजेस में एज ए फैकल्टी लग सकते हैं, और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आप उसमें एज ए फैकल्टी लग
लग सकते हैं, और आप नेट JRF दे करके और भी बहुत सारे ऑप्शन मतलब अवेलेबल अगर हैं। मैं ये कहूँ कि मेरा जैसे मास्टर्स हो जाता है JNU से, क्योंकि ये तो इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो ये तो कंफर्म है कि हमें पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 साल से पहले तो छोड़ नहीं सकते इसको। नहीं, इसमें एक और ऑप्शन है कि BSc के बाद भी आप चाहे तो लीव कर सकते हैं। अच्छा। ये अभी तक ये ऑप्शन है। ओके, ये आपको तो प्लेन BSc की डिग्री अच्छा, आपको देगी। ठीक है। तो एक मेरा सवाल जो सीधा सा है कि अगर मैं आगे रिसर्च करना चाहूँ तो PhD का जो एक माइंड में रहता है, क्योंकि जब मास्टर्स कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि माइंड में PhD आता है, तो PhD में अगर हमें जाना हो तो इस फील्ड में, आयुर्वेद की फील्ड में हमें आगे जाने का एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आयुर्वेद वाले स्टूडेंट्स को PhD के ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, अभी क्योंकि ये कोर्स नया है तो अभी बहुत सारे एक्साइटिंग फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे हम लोग के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। अभी हम लोग के लिए जो काम चल रहा है अभी राइट नाउ, जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको अभी इक्विवेलेंस ढूंढा जा रहा है। ये इक्विवेलेंस आपको लाइफ साइंसेज के फील्ड में PhD के लिए भी हो सकता है, और ये इक्विवेलेंस आपको जो नेट, जो आयुष की जो नेट होती है, अपना JRF होती है अलग से आयुर्वेदा वालों के लिए, उनके साथ भी अभी बात चल रही है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता ही होगा कि हमारे जो चेयरमैन हैं जिनकी देखरेख में ये कोर्स किया गया था, वो हमारे VC साहब, जो हमारे पुराने मामी डाले जगदीश कुमार जी, तो उन्हीं के देखरेख में है। तो ये आपका पूरी तरीके से सॉर्टेड आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइफ साइंसेज और साथ ही साथ में आपको आगे चल के, जैसा भी सुनने में आ रहा है, अभी कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, क्योंकि नया कोर्स होता है तो तुरंत अचानक से सब चीज़ नहीं हो जाता है। तो इसका चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है, इंक्लूजन होने में टाइम लगता है, फर्स्ट बैच का पास आउट होना जरूरी रहता है, और भी क्राइटेरिया रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो लेकिन आप मान करके चलिए कि आपको ये मैच करता है लाइफ साइंसेज से, क्योंकि एक और जो यूनिवर्सिटी जिसमें ये शुरू हुआ था उसमें MSc लाइफ साइंसेज के इक्विवेलेंट में वो चला रहे थे। अच्छा। तो जहाँ तक है ये लाइफ साइंसेज में तो आप 100% आप कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर आप आयुष में जो नेट JRF का जो अभी चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें कर सकते हैं। कोर्स वर्क होता है जी। अगर हम बात करें जब आप क्लासेस करते हैं, तो कोर्स वर्क में मैंने सुना है मैथमेटिक्स का भी हिस्सा रहता है इसका, कितने टाइम तक रहता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ मैथ्स का बहुत बड़ा फोबिया रहता है। देखिए, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपको एक साइंटिस्ट बनने में हेल्प करेगी। पहले सेम में आपको कंप्यूटर्स भी सिखाए जाएंगे। मान लो मुझे मैथ नहीं आता है, आप मैथ सीख जाएंगे इतने अच्छे से। यहाँ पे पढ़ाने वाले जो हैं हमारे प्रोफेसर GPS सर पिछली दफ़ा हम लोग को पढ़ाए थे, तो वो तो फिर इस दफ़ा भी वही पढ़ाएंगे। अगर तो बहुत अच्छे से आप मैथ समझ जाएंगे, और मैथ्स अच्छे लेवल की मैथ्स होती है, इतने अच्छे लेवल की मैथ्स होगी कि उसके बाद आप सबको मैथ्स गाइड कर देंगे, तो इसके लिए समस्या नहीं है। It's like combined with the science field. In science, although biology, the mathematics as well as tech. Perfectly. I was also surprised initially that included in one course. Right? That in Ayurveda course, that what are we doing with Java and HTML and everything else? Yeah. In the first sem itself, you will be taught the basics of Java and computer programming also. But you did your first year through online mode. But I did my first year through online mode, so I was not so proficient. But I hope that my future juniors are more proficient than me. So the labs and other things are under developing process, or the like how you covering all things related to research in second year? Right now you're second year. So how are you covering all things? See, right now, all the teachers that we have are from different faculties. Like some teacher, if he is from School of Life Sciences, then he will invite us for his lab. We can do the lab work in his own lab. You are like कि मेरा JNU पूरा परिवार है, हम किसी भी लैब में जाके Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam, if viewers don't know, it is our mainstay of our policy of Indianism. You can done your research in environmental science, in life science lab, in molecular medicines, in all labs related to science. Like last year, we were having a course which was taught by HOD of School of Biotechnology. So we visited his lab. बाकी थोड़ा सा मैं अगर इनके बारे में पर्सनली बात करूं तो आपको मैं एक बहुत बड़ा टास्क जो कि पूरा करने जा रहे हैं। एक्चुअली गौरव जी की अगर बात करूं तो गौरव जी पूरे देश से NSS के थ्रू लोकसभा में एज एन स्पीकर लाइक डिबेट में ये सिलेक्ट हुए हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ होंगी। धन्यवाद महोदय। तारीख को है वो अप्रैल में 16 अप्रैल के करीब में तो 16 अप्रैल को ये जो लोकसभा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे पूरे इंडिया से कितने लोग आए हुए हैं सिलेक्ट होकर? अबाउट 150 टू 150 कह रहा हूँ। तो 150 लोग पूरे देश की टॉप यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हुए हैं NSS के थ्रू, तो उसमें ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी मिलती हैं JNU में आने के बाद। NSS के थ्रू आपको काम करने का मौका मिलता है, IITs वगैरह कोलेब्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि NSS को इन्होंने एक नई कहते हैं ना कि संजीवनी देने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए BSc MSc आयुर्वेदा बायोलॉजी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और खासकर नीट एस्पिरेंट हैं, और आप तो पढ़े भी धोनी साहब के स्कूल से हैं ना? जी, हम लाइफ में अचीवमेंट है, बस एक नीट में नहीं हुआ, बाकी पूरा सुनहरा इनका भूतकाल और भविष्यकाल दोनों सुनहरा रहा है। सो आपने रांची से अपना एजुकेशन किया था? जी, हमने अपना +2 जो है हमने रांची से किया था। और उसके बाद में फिर हम कोटा चले गए थे तैयारी करने के लिए। 1-2 अटेम्प्ट हमने कोटा में लिया,
और फिर उसके बाद में फिर JNU का एग्ज़ाम का पता चला कि ये हो रहा है, तो हमने देखा कि जब नहीं लग रहा है तो हम फिर इसमें आ जाते हैं। JNU आ जाते हैं जी। तो अब JNU आप आ गए हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में एक क्यूरियोसिटी रहता है कि आप नीट में आपका नहीं हुआ, JNU आ गए, अब आपका जो आगे का खुद का प्लान है वो BSc MSc करके कंप्लीट करने का है या फिर BSc के बाद क्विट करके कुछ डिफरेंट करने का है? देखिए, इसमें बहुत अच्छी एक चीज़ है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जो मेरे बस में वो सुख है, जो दूसरों के बस में वो दुख है। हाँ। तो मेरे बस में बस इतना ही है कि हम भी जो कोर्स चल रहा है उसको पढ़ें, और जैसे जैसे रास्ता, क्योंकि यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, अगर इस कोर्स में इतनी अच्छी आपको संस्कृत आपको सिखाई जाती है कि अगर आप वो तो आपकी संस्कृत देख के लग रहा है कि अच्छा ब्राह्मण नहीं, कई बार आप जब मेरे साथ भी चर्चा करते हैं तो जो संस्कृत का लेवल तो कहना पड़ेगा, और ये मतलब संस्कृत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ये लड़का, लाइक टीचिंग में भी हिस्सा लेता है, डिबेट्स में भी हिस्सा ले रहा है, अभी लोकसभा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, NSS में काम कर रहा है, मतलब JNU, ये सारी JNU की कृपा है। ऑर्गेनाइजेशन JNU मिले, बस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें एक दो, तो बाकी सब में इसने हिस्सा लिया है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी आपको मिलती है यहाँ पे। और मैं फाइनली कुछ अंत में कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा। क्वेश्चंस ये हैं कि अब मान लो स्टूडेंट 12th करके निकल रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो स्टूडेंट अब BSc में अगर एनरोल होना चाहते हैं तो ये समझिएगा आज के 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उनके लिए आप गोल्डन स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे? देखिए, अभी पैटर्न बदल रहा है। सबसे पहला गोल्डन स्टेटमेंट आपको ये देना चाहेंगे कि नया एग्जाम है, नया पैटर्न है, तो सबसे पहले आप जो मेहनत 10 महीने में 5 महीने में नहीं कर पाएंगे, सबसे पहला जो हम जिस पॉइंट पर आ रहे हैं, सीधा इशारा CUCT की तरफ है। CUCT की तरफ हमारा इशारा है, और CUCT के लिए आपको एग्जाम वर्ड से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। सबसे देखिए, स्टूडेंट सोचेंगे ये कोर्स ओरिएंटेड है, तो कोर्स ओरिएंटेड नहीं है, जस्ट इंटरव्यू। हाँ, क्योंकि आपको जो ये कोर्स ओरिएंटेड, ये हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि पिछले साल तक तो बस आपको एक पेपर क्वालिफाई करना होता था, आपको संस्कृत का और उसका। इस दफ़ा क्या है, आपको पेपर 1 जैसा हमारे अब उतना पैटर्न तो हमारे ध्यान में कि पहला वो मैंने बताया, आपने बताया वीडियो में एग्ज़ाम, क्षमा करिए, एग्ज़ाम के बाद में आपकी वीडियोस हम उतना हम नहीं उतना जान रहे अभी। तो आप सबसे पहले क्या करिए इसमें कि अपने संस्कृत को पेपर 1 का तैयारी कर लीजिए। एक चीज़ बताओ मुझे, संस्कृत की आप बार बार चर्चा कर रहे हो, पेपर में मैंने भी देखा कि संस्कृत आती है, तो संस्कृत अगर मुझे पढ़ना हो तो बाई चांस मान लो मेरे पास 10th में संस्कृत नहीं था, 12th में भी नहीं था, तो अगर मुझे संस्कृत कवर करना हो, घर पे हमने थोड़े ग्रंथ पढ़े हैं तो पता है कि संस्कृत ऐसे हो जाएगी, तो संस्कृत मुझे किस लेवल के एंट्रेंस के लिए पढ़नी होगी? संस्कृत के लिए आप कोई सी भी UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई सी भी बोर्ड में आप पढ़ते हो वहाँ की 12 की ग्रामर बुक ले लो, नहीं तो संस्कृत सहचर नाम की जो ग्रामर बुक आती है, कोई भी संस्कृत व्याकरण की एक बुक ले लो, और जो बेसिक्स होती हैं संस्कृत में, जो संस्कृत में आपको बेसिक्स होते हैं वो बेसिक्स आपको पढ़नी है। बेसिक्स में आपको जैसे आता है शब्द रूप आते हैं, राम, बालक, लता, ये सब करके शब्द रूप होते हैं जो आप लोग सुन रहे हैं, राम है, रामौ रामः। तो धातु रूप होते हैं, आपको 5 लकारों में धातु रूप वो पढ़ लीजिएगा। प्रत्यय वगैरह जो कुछ होते हैं, क्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ऐसे करके जो छोटे छोटे जो प्रत्यय हैं जो कि आपने स्कूल टाइम पे पढ़े होंगे 8th तक में, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और समास वगैरह आप तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो संधि वगैरह आती है, मेरे मन में वो भी एक आइडिया आ रहा है जी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक आपके साथ वेबिनार कंडक्ट करा दूँ, कोई दिक्कत? काफ़ी समय से नास्ती हम अपनी कर दूँ इच्छा तो हम लोग आप लोगों के लिए काम करते हैं। आपको अगर BSc MSc आयुर्वेदा के लिए एनरोल होना है JNU में, आपको गाइडेंसेस चाहिए, तो हमारे गौरव जी के साथ आपका एक प्रॉपर वेबिनार कंडक्ट करवा देते हो। तो जो भी स्टूडेंट BSc MSc आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिनको चीज़ें नहीं पता हैं कि आखिर उनको संस्कृत में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी से क्या पढ़ना है, तो वो लोग जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए उस पर अपने नेम एंड सब्जेक्ट के साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम एक दिन आपके लिए प्रॉपर वेबिनार कंडक्ट करवा देंगे ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोर्स के रिगार्डिंग आपके वैसे तो डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो ही गए हैं, बाकी और भी अगर आपके डाउट रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि वहाँ से आपको हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं तो यही कहूँगा, द बेस्ट कोर्स ऑन द लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट इन JNU फॉर साइंस स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स। सो अंत में क्या कहेंगे सबके लिए? अंत में यही कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आज में जिया करिए, ज़्यादा नीट वीट के चक्कर में जो है एक पूरी ज़िंदगी मत बर्बाद कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत बेशकीमती होता है। JNU में आइएगा तो पता लगेगा कि समय कितना कीमती होता है यहाँ आने के बाद में। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर इस
हरियाली से भरे हुए वातावरण में अपने आगे की एजुकेशन को कंप्लीट करना है तो मैं यही कहूँगा JNU इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर योर एजुकेशन इन कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड द सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे आपको कभी रियलाइज़ नहीं होता है कि आप एक ऐसे कैंपस में हो जो कि राजधानी में है। यहाँ पे आप जानते हैं कि JNU फेमस एजुकेशन के साथ साथ यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर भी है। आप जब अदर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपना एक लाइक सोसाइटी के हिसाब से स्टैंडर्ड क्रिएट करना होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मूल रूप में रह सकते हैं। प्रोफेसर्स इंडिया के सबसे बेस्ट हैं क्योंकि हमारा जो गोल है वो सबसे बड़ा ये है कि हमें JNU जैसे विश्वविद्यालय में आके अपने करियर को एक नई दिशा देनी होती है। गौरव जी रांची से पढ़े, धोनी साहब के स्कूल से पढ़े ये, उसके बाद नीट की तैयारी की, इन्होंने अपना समय नीट पे दिया। मैं ये नहीं कहूँगा नीट पे टाइम वेस्ट हुआ, नॉलेज वहाँ से गेन किया इन्होंने। आज JNU में है, JNU में अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। मैं देखता हूँ इनका, अगर आप लोग भी जब आ जाएंगे JNU में NSS वगैरह क्रिएटिव चीज़ें देखेंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान गौरव जी का भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जब छोटे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं हमको उतने बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं और JNU के लिए मैं क्यों आपको एडवाइस करूँगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ का बेहतर एजुकेशन, दूसरा यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके सबसे लो है। इंडिया में इससे सस्ता यूनिवर्सिटी नहीं है, रहने के हिसाब से, खाने के हिसाब से। सही कर रहा हूँ ना? एकदम एक नंबर। और सबसे ज़रूरी बात यह है, सॉरी टू कट यू, सबसे कि यहाँ का सीनियर जूनियर का बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है, जैसा कि आप देख करके समझ रहे होंगे। तो और अभी इंटरव्यू के बाद में भैया हमें कुछ खिलाएंगे, तो आप ही आइएगा तो आपको भी खिलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं अदर इंस्टीट्यूशन से हमको बेहतर बनाती हैं। तैयारी करिए, हमारा जितना हेल्प चाहिए आप लीजिए और हमेशा हेल्प करते हैं। कोर्सेज़ के अलावा भी हमारा कोई हेल्प चाहिए हम आपके हेल्प करते रहते हैं। तो किसी का भी कोई डाउट हो कॉल करिए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और जल्दी ही आपके लिए हम एक वेबिनार के साथ उपस्थित होंगे जहाँ पे 3 से 4 लोगों का पैनल होगा BSc MSc आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए। अकेले गौरव जी ही नहीं बल्कि इनके और भी जो साथी हैं उस सेंटर में वो लोग रहेंगे। आप पूरी पलटन लेके आएंगे हम लोग पूरे। तो तैयारी करिए उस चीज़ के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगाओ? अच्छा ही लगा। वो बोलते हैं क्या, हमको बहुत मन था बोलने का, कभी बोल देता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, नीचे नोटिफिकेशन का जो घंटा होता है उसको भी दबा दें। तो काफ़ी ही मतलब एक होता है ना कि खुश रहने वाले इंसान है गौरव जी, और वीडियो काफ़ी आपको बेहतर लगा होगा और आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आखिर BSc MSc आयुर्वेदा बायोलॉजी क्यों सबसे बेस्ट कोर्स है। देखिए आप सोचिए, आपको US से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आपको इनोवेशंस के बारे में सिखाया जा रहा है। ऐसा आपको लैंग्वेज वाले में इनोवेशन करना नहीं सिखाया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लैंग्वेज की, लेकिन कंपेयर कर सकते हैं हम दोनों चीज़ों को कि दोनों में ये बेस्ट क्यों है। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से और आप अगर लैंग्वेज चुन रहे हैं तो लैंग्वेज के मैं एडवाइस करूँगा BSc के लिए भी ट्राई करिए, लैंग्वेज को बैकअप रख सकते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे क्योंकि हम पुराने वीडियोस भी आपने देखे, चाहे वो अगर आप पॉल साइंस वाले जो स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैचलर करके फिर से बैचलर नहीं दे सकते। JNU में बहुत सारे लोग बैचलर करके बैचलर करते हैं, सो आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं राय दूंगा वो P2 कैटेगरी में उनकी फिक्स सीट होती हैं, 2 से 3 सीट होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच गौरव एंड नमो नमः। हम आशा करते हैं कि आप जो 12 अप्रैल को जो लोकसभा में आप प्रतिनिधित्व करेंगे JNU का, उसमें आप सफल हो। सबसे बड़ी शुभकामनाएं ये है हमारी तरफ से, और जितने लोग आपको देख रहे होंगे उनकी तरफ से भी आपको ये शुभकामनाएं बिल्कुल मिलेंगी कि आप उसमें कहीं ना कहीं जीत हासिल करें और JNU का नाम रोशन करेंगे, अपने घर वालों का भी करें और हमारा तो वैसे भी हो जाना। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं मित्र, बहुत भूख